हाय एवरीवन, दिस इज प्रियांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस कर रहे हैं। हम इसका लेक्चर 1 आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? तो जैसे कि हमने चैप्टर ओवरव्यू में भी डिस्कस किया था कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, चाहे विजिबल हो या नॉन विजिबल। सारे ऑब्जर्वेबल सब्सटेंसेस जो भी हैं सारे मैटर से बने हुए हैं। अब विजिबल और नॉन विजिबल का क्या मतलब है? अगर हम एग्जांपल लें ऑक्सीजन का या किसी भी गैस का जो कि नॉर्मल कंडीशंस में एयर में मिक्सड अप होते हैं और हमें विजिबल नहीं होती है, बट हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं। और दूसरी तरफ एग्जांपल लें एक पेन का, एक बॉल का, तो ये सब चीजें ऑब्जर्वेबल है एज वेल एज ये विजिबल भी हैं। दोनों टाइप की चीजें, चाहे वो विजिबल है या नहीं, बट हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसे फील कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर से बनी हुई हैं। अब ये मैटर होता क्या है? कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज का अगर मास है, अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ वॉल्यूम है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये मैटर है। अब हमें पंच तत्व कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। तो स्पिरिचुअल रीजन और इंडियन हिस्ट्री की वजह से भी हम जानते हैं कि हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पंच तत्व कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम सारी लिविंग एंटिटीज, स्पेस, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, इन्हीं सारे 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए, इन्हीं पंच तत्वों से बने और इन्हीं में हम डिसॉल्व हो जाते हैं। आफ्टर डेथ, आफ्टर क्रिमेशन हम इन्हीं में मिल जाते हैं, इन्हीं में डिसॉल्व होते हैं। अब ये इंडियन फिलोसफी थी। आफ्टर सम टाइम ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी इसी फिलोसफी को, इसी कॉन्सेप्ट को कंक्लूड किया। अब हम देख रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट ने मैटर को उनके फिजिकल और केमिकल नेचर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। अब फिजिकल और केमिकल नेचर को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर में वो सारी प्रॉपर्टीज आती है मैटर की जो कि एक्सटेंसिवली ज्यादा अच्छे से हम ऑब्जर्व करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को वापस रिवर्स करना, एक चेंज के बाद वापस रिवर्स करना इजी होता है, हम इसे कर सकते हैं, पॉसिबल होता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर उन प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है जो कि हम इजीली ऑब्जर्व नहीं करते एक्सटेंसिवली। हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन कंडक्ट करवाना पड़ता है, कुछ टेस्ट करना पड़ता है, तब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सॉरी, वो ज्यादा अच्छे से विजिबल होती हैं। अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल नेचर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैक्सिमम केसेस में रिवर्सिबल नहीं होती हैं, या फिर ये शिफ्ट हो सकती हैं केस 1 से केस 2 में, और इस तरीके से कलर चेंज कर सकती है। लेकिन ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आना इनका 99% केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम पेपर से। अब पेपर अगर हम फोल्ड कर देंगे, नॉर्मल पेपर लेंगे, उसे फोल्ड करें या क्रश करें, तो उसको वापस से उसके ओरिजिनल डायमेंशन में लाना कितना मुश्किल है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़े सा अगर हीट भी देंगे, तो अब वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप, साइज, डायमेंशन में वापस आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। उसी पेपर को अगर हमने जला दिया, तो जलाने के बाद एक प्रोसेस से गुजार दिया जो कि बर्निंग है। अब उस प्रोसेस के बाद पेपर क्या बन गया? ऐश। अब उस ऐश को अब हम दोबारा पेपर में भी कन्वर्ट कर नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब वो पेपर से हटके अब हर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यही डिफरेंस है केमिकल और फिजिकल नेचर में, कि फिजिकल नेचर में उसकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सटेंसिवली ज्यादा अच्छे से नोटिस होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल भी होती हैं, वो चेंजेस रिवर्सिबल भी होते हैं। लेकिन केमिकल नेचर की प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटेंसिवली ज्यादा अच्छे से हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके लिए हमें रिएक्शन या कोई भी टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है। केमिकल नेचर में वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक बार अगर शिफ्ट हो जाएं, तो मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट एवरी केस में, वो प्रॉपर्टीज वापस रिवर्स नहीं हो पाती। अब हम फिजिकल नेचर को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये बात हमें डिस्कस करने की। जो मैटर है किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए एक एक्टिविटी से समझेंगे। हमें सॉल्ट लेना है, लेकिन और उससे पहले एक बीकर में पानी लेना है। अब बीकर में जब हमने पानी लिया, तो नॉर्मली उस पानी में हमें सब सॉल्ट डाल देना है, मिक्स कर देना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी में जो सॉल्ट है अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। पानी को टेस्ट करेंगे तो उसमें उसका जो सॉल्ट है उसका फ्लेवर, यानी कि सॉल्टी फ्लेवर भी होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे, वो भी उसमें से कंडक्ट होगी, क्योंकि सॉल्ट का इफेक्ट तो है ही। अब हमने नोटिस क्या करना है, कंक्लूड क्या करना है? हमने ये कंक्लूड करना है कि जब हमने पानी को शुरुआत में सिर्फ पानी लिया हुआ था, तो उसको देखकर तो हमें नहीं लग रहा था कि इसके मॉलिक्यूल्स में, इसके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ गैप है। लेकिन जब हमने उसमें सॉल्ट डाला, तो वो सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ गए? क्या वो गायब हो गए? तो जवाब है गायब तो नहीं हुए, पार्टिकल्स तो हैं, क्योंकि उनका टेस्ट है, उनका इफेक्ट भी है। अगर अब हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि पार्टिकल्स गायब हो गए, पार्टिकल्स तो वही है, बट वो है कहाँ? तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, जो पानी के पार्टिकल्स थे, उनके बीच के गैप्स में ही जाके फिट हो गए, उनके बीच के गैप्स में जाके डिसॉल्व हो गए।
तो ये कॉन्सेप्ट से समझ में आया, इस एक्टिविटी से समझ में आया कि जो पार्टिकल से बना हुआ, एक तो मैटर पार्टिकल से बना है, दूसरा पार्टिकल्स में गैप भी होता है। अब इसी को हमको और अच्छे से डिस्कस करना है साइज के बारे में कि पार्टिकल्स का साइज कैसा है। तो एक एक्टिविटी करनी है जिसमें 100 ml वाटर लेना है एक बीकर में। उस बीकर में बहुत थोड़े से क्रिस्टल डालने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको डिसॉल्व करना है, मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद जैसे कि हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कलर कैसा हो जाएगा वाटर का, वॉयलेट कलर हो जाएगा ड्यू टू द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब इस पानी में जो 100 ml पानी हमने ले रखा है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें से हमें 10 ml पानी निकाल लेना है। अभी जो 10 ml पानी है ये हमको किस में डालना है, सेकंड बीकर में, जिसमें हमने पहले से 100 ml नॉर्मल वाटर ले रखा है। अब इस 100 ml नॉर्मल वाटर में हमें वो पोटेशियम परमैंगनेट वाला 10 ml पानी डालना है, मिक्स करना है। अब इसमें हम क्या नोटिस करेंगे कि वापस उसमें वॉयलेट कलर आएगा। हाँ, फर्स्ट बीकर के कंपैरिजन में उसमें क्या होगा, कलर काफी लाइट हो चुका होगा। सेम हमको 10 ml उसमें से निकालना है पानी, एक अलग थर्ड बीकर में डालना है जिसमें वापस से 100 ml पानी पहले से होगा, जिसमें कोई भी कलर कोई भी चीज मिक्स नहीं हो रखी होगी। सेकंड बीकर में से 10 ml पानी निकाल के वापस थर्ड में डालना है। इस प्रोसेस को हम 4-5 बार तक कर सकते हैं और हमें हर बार पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ कलर हमेशा विजिबल होगा। और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि सिर्फ थोड़े से क्रिस्टल्स ने पोटेशियम परमैंगनेट के अप्रोक्सीमेटली 500 ml to 600 ml वाटर को इफेक्ट किया, उसे कलराइज किया। वो भी तब जब हम हर स्टेज में पानी को 100 ml में जो पोटेशियम परमैंगनेट था उसे 100 ml में मिक्स करने के बाद वहां से 10 ml निकाल रहे थे। अगर हम उसी पोटेशियम परमैंगनेट को डायरेक्टली 500 to 600 ml में डालेंगे तो और ज्यादा अच्छे से कलराइज हो जाएगा वाटर। तो अब हमने कंक्लूड क्या करना है, कंक्लूजन ये है कि पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। तो पार्टिकल्स का साइज हम जितना सोच सकते हैं, जितना हमारी इमेजिनेशन है उससे भी काफी स्मॉल होता है, इसीलिए सिर्फ थोड़े से क्रिस्टल्स ने इतना पानी कलराइज कर दिया। ठीक है, अब 1.3 और 1.4 एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और फिर 1.5 डिस्कस करेंगे। अब इसमें से हमें दो बातें समझ में आनी है। पहली कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है, पार्टिकल जो है मैटर के उसमें स्पेस है और वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, स्टिल नहीं है पार्टिकल्स। अब ये कैसे समझ में आएगा, 1.3 एक्टिविटी देखते हैं। 1.3 एक्टिविटी में एक इंसेंस स्टिक यानी कि एक अगरबत्ती लेनी है। अब उस अगरबत्ती को बिना जलाए क्लासरूम के या फिर रूम के कॉर्नर में रख देना है। अब वहां पे रखने के बाद हमें ये पूछा है कि आपको उसकी स्मेल लेने के लिए कितना पास है, कितना दूर रहना पड़ेगा, कितना पास जाना पड़ेगा उसके। तो सिंपल सा जवाब है, उसको बहुत पास रखना पड़ेगा, नाक के एकदम पास रखना पड़ेगा, तभी तो उसकी स्मेल आएगी। अब ये स्मेल लेने का एक केस था। अब केस 2 में हमें उस अगरबत्ती को, उस इंसेंस स्टिक को लाइट अप करना है, उसे जला देना है। अब जलाने के बाद वापस उसे कॉर्नर में रख दो। अब फिर क्वेश्चन वही है कि अब आपको उससे कितना पास या कितना दूर होना पड़ेगा ताकि उसकी जो स्मेल है वो आपको आए। तो फिर से जवाब सिंपल है कि कुछ ही सेकेंड्स में रूम में या क्लासरूम में अच्छे से उसकी स्मेल फैल जाएगी और हमको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम जहां पर है वहां पर भी उसकी स्मेल ऑटोमेटिकली हम तक पहुंच जाएगी। तो अब इंसेंस स्टिक वही है, स्मेल वही है, रूम भी वही है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि अब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वेपराइज हो गए हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ गए हैं। इसीलिए तो अब वो पार्टिकल ज्यादा जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस जैसे जैसे हम ट्रेवल करते हैं पार्टिकल्स ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। कोई भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल है ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ने लगता है और गैसेस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इसीलिए जो पार्टिकल्स है अब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ज्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं और पार्टिकल्स हम तक इजीली पहुंच रहे हैं और हम स्मेल लेने का ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। 1.4 और 1.5 एक्टिविटी भी पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में ही है। 1.4 एक्टिविटी में क्या करना है, हमें दो बीकर लेने हैं, बीकर 1 एंड बीकर 2। दोनों में हमको नॉर्मल वाटर डालना है। फर्क यह है कि पहले बीकर में हमें साइड साइड से, बीकर में अंदर की तरफ साइड साइड से इंक डालनी है, डायरेक्टली पानी में नहीं डालनी है, साइड साइड से इंक डालनी है। और अब हमको उस इंक को अच्छे से बीकर से सरकते हुए नीचे पहुंचने का देना है। रेड ब्लू कोई भी कलर की इंक डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस हमको हनी लेना है और सेकंड बीकर में हनी को डालना है, इंक को फर्स्ट में, सेकंड में हनी डालना है, वैसे ही साइड साइड से। अब हमको उसको बिना डिस्टर्ब करे बस ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व करके पहले तो क्या समझ में आएगा कि हनी वाला जो बीकर है उसमें तो हनी जो नीचे पहुंच रहा है बहुत धीरे धीरे, उसको पहुंचने में टाइम लगेगा बीकर से सरकते हुए, और उसको पानी में डिसॉल्व होने में भी टाइम लगेगा। एक्चुअली वो पानी में डिसॉल्व होगा ही नहीं और इंक जो है वो जल्दी ट्रेवल करके बीकर से नीचे भी पहुंच जाएगी और पानी में तुरंत डिसॉल्व भी होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही सेकेंड में अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व भी हो जाएगी। अब एक पानी वही है लेकिन एक सब्सटेंस में अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है,
अच्छे से उसमें डिसोसिएट हो रहा है, दूसरा सब्सटेंस बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो हनी में ऐसा क्या है, हनी में ये कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने ज्यादा इंटैक्टली पैक्ड है, इतने ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि अब उसके पार्टिकल्स पानी में बिना हमारे एफर्ट के, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना डिस्टर्ब करे तो डिसॉल्व हो ही नहीं रहे। और इनके पार्टिकल्स में गैप अच्छा खासा है, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना क्लोजली इंटैक्ट भी नहीं है, इनके पार्टिकल ज्यादा फास्टर मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो गए बिना डिस्टर्बेंस के भी। अब 1.5 एक्टिविटी देखते हैं। 1.5 एक्टिविटी में हमको फिर से दो बीकर लेने हैं, लेकिन दोनों में हमको सेम चीज डालनी है, सॉल्यूट सेम है, दैट इज कॉपर सल्फेट। फर्क क्या है, दोनों में से एक में हमें ठंडा पानी लेना है, एक में गर्म पानी, और कॉपर सल्फेट डाल के उसको वापस से हमको मिक्स होने देना है। अब हमको नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करेंगे हम इस एक्टिविटी से कि कॉपर सल्फेट जब हमने गर्म पानी वाले बीकर में डाला तो उसमें तो हमें एफर्ट करना ही नहीं पड़ा, उसमें तो पानी में अच्छे से कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाएगा, कलर आ जाएगा ब्लू कलर। लेकिन जिसमें कॉपर सल्फेट ठंडे पानी में डाला था वहां पर तो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व ही नहीं होगा, सेटल डाउन नीचे हो जाएगा, और जितना अमाउंट में डिसॉल्व होगा वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसॉल्व होगा, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या समझ में आया, इस बार तो सॉल्यूट भी सेम, सॉल्वेंट भी सेम। अब फर्क ये था, टेम्परेचर का डिफरेंस था। इसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस आने से भी पार्टिकल्स का डिसोसिएशन असर करता है, पार्टिकल्स का डिसोसिएशन अफेक्ट होता है। अब इन तीनों एक्टिविटीज का कंक्लूजन क्या निकला हमारा, सबसे पहले पार्टिकल्स मूविंग पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर के कोई भी पार्टिकल है वो सारे मूविंग है, स्टिल कोई भी नहीं है। अब पार्टिकल्स के पास एक टाइप की एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हमने चैप्टर ओवरव्यू में डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दो टाइप की एनर्जी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अभी दोनों एनर्जी को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। जो भी एनर्जी पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट में खर्च हो रही होती है, मूवमेंट में यूज हो रही होती है, वो सारी एनर्जी काइनेटिक ही होती है। हम मूवमेंट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यूज हो रही है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो सेम उसके लिए भी वही काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर राइज हुआ, सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं, जब टेम्परेचर राइज होगा तो फास्टर मूवमेंट होगा पार्टिकल का, जैसे हमने कॉपर सल्फेट की एक्टिविटी में देखा था। और फास्टर मूवमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अब बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा यूज होगी काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज या डिक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के इंक्रीज या फिर डिक्रीज से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल ज्यादा मूवमेंट करेंगे, ज्यादा मूवमेंट करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी का ज्यादा कंजम्पशन होना। ठीक है, अब डिफ्यूजन समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो जिस चीज को हम डिसोसिएशन कह रहे थे वही यहाँ पर डिफ्यूजन है। डेफिनेशन समझनी है बस एक बार कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे हमने इंक को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था, गर्म पानी में कॉपर सल्फेट अनडिस्टर्ब था, और दोनों केसेस में सॉल्यूट सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हुआ, इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे में, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के पार्टिकल एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, मिक्सअप हो जाए बिना डिस्टर्बेंस के, अपने आप ही बिना हमारे एफर्ट के, तो उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर, व्हाई डज दिस हैपन। अब हमने अभी तीनों एक्टिविटी में क्या देखा कि जो पार्टिकल का मूवमेंट है गैप की वजह से, सॉल्यूट में गैप की वजह से, या दोनों सब्सटेंसेस में से किसी एक के गैप की वजह से अफेक्ट करता है। और दूसरा हमने क्या देखा कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से भी डिफ्यूजन या डिसोसिएशन अफेक्ट करता है। अब यहीं पे पूछा है कि डिफ्यूजन हीटिंग से फास्टर क्यों हो जाता है। तो गर्म पानी वाला जो कॉपर सल्फेट का केस था उसमें हमने क्या देखा कि पानी का टेम्परेचर ज्यादा था, यानी कि हमने पानी को हीट दी थी, कुछ ना कुछ हीट मिलने से क्या होता है, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। अभी जल्दी जल्दी मूव करने की वजह से पार्टिकल की अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो डिफ्यूजन तो फास्टर होगा ही। क्यों होगा फास्टर, सब्सटेंस ए को आप सब्सटेंस बी के पार्टिकल्स में मिक्स करो, ठीक है, दोनों को में से किसी को भी आपने हीट किया, मान लो सब्सटेंस बी को हीट किया, जैसे वाटर को हीट करा था तभी उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो उसमें सब्सटेंस ए यानी कॉपर सल्फेट को डाल दिया। अब पानी के टेम्परेचर तो पानी का टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा है, अब पानी के पार्टिकल तो अब वैसे ही जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट को तो उसमें डिसॉल्व होना ही है, नॉर्मल वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है, अब गर्म पानी है तो उसमें तो और जल्दी डिसॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स पहले से जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स वो जल्दी कोलाइड करना शुरू करेंगे, जल्दी कोलाइड करना शुरू करेंगे तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जो गैप है उनमें जल्दी कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होगा, वहां जल्दी मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए डिफ्यूजन टेम्परेचर राइज की वजह से इसीलिए बढ़ता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हो जाता है पार्टिकल्स में, और काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज मतलब जल्दी कोलिजन होगा पार्टिकल्स के बीच में, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, उनका जल्दी मूवमेंट होगा, और उनकी जो आपस में मिक्सिंग है, डिफ्यूजन है, डिसोसिएशन है, वो जितना
फास्ट होगा वो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो उतना ही फास्ट डिफ्यूज होंगे। तो ये हमने फिजिकल नेचर डिस्कस किया। अभी आने वाले लेक्चर्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।